हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग बायोलॉजी का एक टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। रेलवे पर्पस से सीजीएल सीएचएसएल एसएससी का कोई भी एग्ज़ाम हो या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, उसके लिए आज जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि क्वेश्चंस आने यहाँ से फिक्स ही हैं। तो कौन सा टॉपिक है आज जो हम बायोलॉजी का करना जा रहे हैं? देखिए, आज जो हम लोग टॉपिक करने जा रहे हैं उसका नाम है सेल। उसका नाम है सेल। क्या होता है सेल? देखो, टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम पहले जान लेते हैं कि एक्चुअली हम जिस टॉपिक के बारे में पढ़ने जा रहे हैं वो है क्या। ठीक। बायोलॉजी क्या है? बायोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है, या बायोलॉजी एक ऐसी चीज़ है जिसमें हम किसी और चीज़ के बारे में नहीं जान रहे, जिसमें हम जान रहे हैं अपने बारे में, है ना। और एक इंटरेस्ट होता है कि अपने आप को जानने में, कि हमारे अंदर क्या है, हम कैसे हैं, किस तरीके से हमारी बॉडी बन रही है या क्या है, कुछ भी। तो हम लोग जो भी पढ़ रहे हैं अपने बारे में जान के पढ़ रहे हैं कि हम लोग एक्चुअली हैं क्या, ह्यूमंस है क्या, ह्यूमन बॉडी है क्या। ठीक है। तो किसी और के बारे में जानने में इंटरेस्टेड वैसे भी कम होता है, अपने बारे में जानने में बहुत इंटरेस्टेड होते हैं हम लोग। तो थोड़ा उसी इंटरेस्ट के साथ हम लोग इस टॉपिक को स्टार्ट करने जा रहे हैं। पूरी बायोलॉजी पढ़ने में आपको बहुत इंटरेस्ट आएगा, क्योंकि इंटरेस्ट के साथ पढ़ रहे हैं, है ना। जैसे एक टाइम पर या फेसबुक पर हम लोग बहुत लिंक शेयर करते थे अपने बारे में जानने के लिए, है ना। तो आज ऐसा ही कुछ हम लोग बायोलॉजी में पढ़ेंगे अपने बारे में जानने के लिए, कि हमारी ह्यूमन बॉडी क्या है, कैसे काम करती है, किस तरीके से हम लोग चीज़ें अपनी लाइफ में करते हैं, हमारी बॉडी सपोर्ट करती है हमें वो चीज़ें करने के लिए। ठीक है। तो उसका सबसे छोटा, सबसे सबसे बेसिक पार्ट जो है वो है सेल। हम लोग सेल से स्टार्ट करते हैं। सेल होता क्या है? देखो, जैसे आपने देखा होगा, आपने देखा होगा एक वॉल। वॉल यानी कि एक दीवार। सभी ने देखी है, सब लोग जानते हैं वॉल क्या होता है। ये है एक वॉल, यानी कि ये है एक दीवार। ठीक है। ये एक दीवार बनी किससे है? ये इतनी बड़ी दीवार, जो भी, अगर मैं इसको और बड़ा कर देती हूँ तो ये कैसे बन रही है? इतनी बड़ी दीवार बन कैसे रही है? ये जो मैंने बॉक्स बनाए हैं ये क्या है? ये इतनी बड़ी दीवार एक ब्रिक से बन रही है। ये है एक ब्रिक, यानी कि ईंट। ठीक। एक ईंट लगाई, दो ईंट लगाई, तीन, चार, पांच, बहुत सारी ईंटें मिलकर एक दीवार बना दी। ठीक। और इसी दीवार, इन दो चार दीवारों से मिलकर एक रूम बन गया, चार दीवारों से मिलकर एक रूम बना। ठीक। और दो चार रूम से एक घर बन गया। ऐसे ही होता है ना। सबसे पहले ईंट लगाई जाती है, ईंट से दीवार बनी, दीवार से चार दीवार बना के एक रूम बनाया, और दो तीन रूम मिलाकर एक घर बना दिया। यही सेम कॉन्सेप्ट है हमारे बायोलॉजी पढ़ने का, कि इस ईंट की जगह मैं बात कर रही हूँ इस सेल की। ये जो ईंट है ना, एक एक ब्रिक है, यही है, क्या है? सेल है हमारी बॉडी का। ये हमारी बॉडी, समझ लो, ये जो ह्यूमन बॉडी है ये एक पूरा मकान है। और ये मकान बना किससे है? बहुत सारे ऑर्गन से मिलकर। जैसे बहुत सारे रूम से मिलकर एक मकान बना है, ऐसे ही ऑर्गन सिस्टम से मिलकर हमारी ह्यूमन बॉडी बनी है। और वो जो ऑर्गन्स बने हैं वो कैसे बने हैं? टिश्यू से मिलकर, है ना। जैसे कमरे बने हैं दीवार से मिलकर, चार दीवार लगाई तो एक कमरा बन गया। ठीक। और वो जो दीवार बनी है, जो टिश्यू बने हैं, वो किससे बने हैं? ग्रुप ऑफ सेल्स। सेल से मिलकर टिश्यूज बने हैं। और दीवार किससे बनी है? ब्रिक से बनी है। तो सेम कॉन्सेप्ट है। आप बिल्कुल इस तरीके से समझोगे कि सेल है क्या, तो सेल यही है। जैसे एक मकान बनता है पूरा एक ईंट से, वैसे ही ह्यूमन पूरी बॉडी बनी है एक सेल से। ठीक। देखो, सेल, बहुत सारी सेल मिलाकर क्या बने? टिश्यू बने। ठीक। बहुत सारे टिश्यू मिलाकर क्या बने? बहुत सारे टिश्यू मिलाकर क्या बने? ऑर्गन्स बने। और बहुत सारे ऑर्गन्स मिलाकर एक ऑर्गन सिस्टम बनेगा पूरा, है ना। ऑर्गन एक, जैसे कि सेल, बहुत सारी सेल मिलाकर एक टिश्यू बना। एक टिश्यू के अंदर बहुत सारे टिश्यू मिलाकर एक ऑर्गन बन गया। ठीक। अब बहुत सारे ऑर्गन से एक सिस्टम बन गया। कौन सा सिस्टम? जैसे अगर मैं बात करूं डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं? जैसे मैं बात करूं डाइजेस्टिव सिस्टम की, डाइजेस्टिव सिस्टम,
डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं? देखिए सबसे पहले हमारा माउथ होता है ना, माउथ के अंदर भी बहुत सारे ऑर्गन्स है, जैसे टंग हो गया, है ना, टीथ हो गए। इसके अलावा और कौन से ऑर्गन्स हैं? हमारी ट्रैकिया हो गई, हमारी ट्रैकिया हो गई, ठीक। ट्रैकिया तो सांस नली होती है, इसको फूड नली, जिसको एसोफेगस बोलते हैं। फूड पाइप ले लीजिए आप, फूड पाइप हो गया, ठीक। फूड पाइप के बाद हमारा स्टमक हो गया, फूड पाइप के बाद हमारा स्टमक हो गया, स्टमक के बाद इंटेस्टाइन हो गई, इंटेस्टाइन हो गई, है ना। इसी तरीके से इसमें कितने ऑर्गन्स हैं? 1 2 3 4, 4 ऑर्गन्स मिलाकर एक सिस्टम बना। कौन सा सिस्टम बना? डाइजेस्टिव सिस्टम बना। कौन सा सिस्टम बना? डाइजेस्टिव सिस्टम बना। और ऐसे ही बहुत सारे सिस्टम हमारी बॉडी में होते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, डाइजेस्टिव सिस्टम के बाद नर्वस सिस्टम हो गया, है ना, रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, एक्सक्रेटरी सिस्टम हो गया। ऐसे ही बहुत सारे सिस्टम्स मिलाकर क्या बन गया? एक पूरा ह्यूमन बॉडी बन गया, एक पूरा ह्यूमन बॉडी बन गया, ठीक। और मैंने इसी तरीके से आपको क्या बताया कि इसी तरीके से जैसे घर बनता है, ये पूरा घर है। घर किससे मिलकर बना है? दीवारों से मिलकर बना है। और दीवार किससे बनी है? घर जो है कमरों से बना है, कमरे जो है वो दीवारों से बनी है, दीवार जो है वो ब्रिक से बनी है। तो ये जो है सेल को मैंने किससे कंपेयर किया? ब्रिक से किया, ताकि आप और अच्छे से समझ सके। समझ आया सेल है क्या? अगर मैं अपनी ह्यूमन बॉडी से छोटा सा कोई टुकड़ा निकालूं, टुकड़ा मीन्स छोटा सा बिल्कुल, और उसको उठाकर देखूं तो उसमें सेल होगी, है ना। वैसे तो छोटा पीस भी माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे तो उसमें बहुत सारी सेल होंगी, उसमें से एक सेल उठाऊं तो वो मेरी पूरी बॉडी का एक सबसे छोटी यूनिट है, सेल, ठीक है। तो आपको समझ आ गया होगा कि सेल एक्चुअली है क्या, जिसके बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो एक्चुअली है क्या। वो यही है जिससे ह्यूमन बॉडी बनी है। ह्यूमन बॉडी की बिल्कुल बेसिक यूनिट, सबसे छोटी यूनिट जो है वही सेल होती है, ठीक है। सबसे छोटी यूनिट जो होती है वही सेल होती है। तो सेल क्या है, आज इसी के बारे में पूरा कंप्लीट पढ़ेंगे। रेलवे पर्पस से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं वीडियो के बाद या फिर पूरा टॉपिक होने के बाद जो हम करेंगे PYQs में, जो जो क्वेश्चन बीच बीच में आया वो भी मैं आपको बताती हुई चलूंगी। ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। बिल्कुल भी स्किप करना या कुछ भी मत सोचिएगा, स्किप करते ही हो सकता है वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल जाए जो आपके एग्जाम में आने वाला है, ठीक है। तो गाइज फोकस करके पढ़ते हैं कि कैसे करना है कैसे नहीं करना। सेल, सेल को हिंदी में बोलते हैं कोशिका, सेल को हिंदी में बोलते हैं कोशिका, ठीक। चलते हैं आगे। देखिए अब हमने बात करी सेल की, हमने बात करी सेल की, ठीक। हमारा जो टॉपिक है वो है सेल। अब स्टार्ट करते हैं सेल के बारे में पढ़ने में। सबसे पहली चीज, सबसे पहली चीज, सेल को साइंस में बोलते क्या है? साइंटिफिक लैंग्वेज में, साइंटिफिक लैंग्वेज में सेल को बोलते क्या है? या ऐसे देख लीजिए आप, सीधा स्टडी की बात कर लेते हैं, मैं उसी में बता देती हूँ कि स्टडी ऑफ सेल क्या होता है। वो होता है हमारा साइटोलॉजी, वो होता है हमारा साइटोलॉजी, ठीक। मैंने लिखा साइटोलॉजी। स्टडी ऑफ सेल क्या होता है? साइटोलॉजी। सीधा एकदम से बात कर दी मैंने, सेल, सेल की स्टडी याद कर लो, साइटोलॉजी, है ना। याद ही नहीं करना, हमें सिर्फ समझना है। और जिस दिन समझ में आ गया उस दिन आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपको बायोलॉजी में कुछ याद करना है ना, तो वो सिर्फ टर्म्स हैं जिसको आप 3 बार भी पढ़ोगे ना तो भी आपके माइंड में एकदम सेट हो जाएंगे, ठीक। बाकी आपको सिर्फ समझना है कि एक्चुअली चीज़ें वर्क कैसे करती हैं हमारी बॉडी के अंदर, तो आप कभी भी बायोलॉजी नहीं भूलेंगे। और अगर आप सब्जेक्ट को सोच कर पढ़ोगे कि हाँ सब्जेक्ट है, याद करना एग्जाम में आएगा, तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, ठीक है। तो एग्जाम में वही आएगा जो आप समझोगे, सिर्फ आपको टर्म्स थोड़ा सा ध्यान रखना है। 2 या 3 बार भी पढ़ोगे टर्म्स आपके माइंड में बैठ जाएंगी। देखो यहाँ पे मैंने एक वर्ड लिखा साइटोलॉजी। साइटोलॉजी बहुत ईजी वर्ड है। साइंस की कुछ टर्म्स होती हैं, आप उन टर्म्स को ध्यान रखना। इसमें 2 टर्म्स हैं, एक है साइटो, साइट जिनको बोलते हैं, और ये है लॉजी,
साइटो या साइट भी बोल सकते हैं इसको, इसके अंदर साइटो है। वैसे तो ओ हटाया जाता है, ओ का मतलब होता है ऑफ, और लॉजी का मतलब होता है स्टडी, टू स्टडी या स्टडी, ऑफ नहीं होता है, शायद टू होता है ना। ये जो साइटो है इसी से साइट बनता है, और साइट का मतलब होता है सेल। ये जो साइटो है इसी से क्या बनता है, साइट बनता है, और साइट का मतलब होता है साइंटिफिक लैंग्वेज में सेल। ठीक है, कहीं पर भी आपको साइट लिखा हुआ आता है, साइटो साइट इस तरीके का कोई भी वर्ड आपको दिखाई देता है, तो याद रखना वो क्या है, वो सेल के बारे में बात की जा रही है। चाहे उसके आगे लॉजी है तो स्टडी है, और भी कुछ टर्म्स अगर जुड़ती चली जाएंगी तो वो मतलब उससे रिलेटेड हो जाएगा। ठीक है, आपको वर्ड क्या याद रखना है, साइट, साइट मतलब होता है सेल, और लॉजी का मतलब होता है स्टडी। तो क्या बन गया, स्टडी ऑफ सेल इज साइटोलॉजी, स्टडी ऑफ सेल इज साइटोलॉजी, स्टडी ऑफ सेल इज साइटोलॉजी। साइटो का मतलब यानी कि साइट, और लॉजी का मतलब स्टडी, तो स्टडी ऑफ सेल क्या बन गया हमारा, साइटोलॉजी। क्लियर, आगे चलते हैं। सेल के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो बिल्कुल आपको पता होनी चाहिए। सेल क्या है, सेल इज द बेसिक यूनिट। सेल क्या है हमारा, सेल क्या है हमारा, बेसिक यूनिट है। बेसिक यूनिट, बेसिक यूनिट होती है कि उससे छोटा कुछ नहीं है। ठीक है, सेल क्या है, लाइफ की बेसिक यूनिट है, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। अब आप बोलोगे कि जी सेल से छोटा तो हो सकता है कुछ, है ना, सेल से छोटा क्या होगा, सेल से छोटे एटम्स हो सकते हैं, एटम्स हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, क्योंकि सेल एटम से बना है। कोई भी चीज़ है उसका सबसे छोटा पार्ट जो होता है वो एटम होता है ना। लेकिन यहाँ पर लाइफ की बात की गई है, लाइफ के कॉन्टेक्स्ट में जो लाइफ की सबसे बेसिक यूनिट है ना, वो क्या है, उसकी सेल है। तो सेल क्या है, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है। इसके अलावा और क्या है, क्यों बनता है, क्यों माना जाता है इसको बेसिक यूनिट, क्योंकि ये सबसे पहले बनता है, क्योंकि जो सेल है वो सबसे पहले बनती है, सेल जो है वो सबसे पहले बनती है, इसीलिए उसको बेसिक यूनिट बोला जाता है। जो स्टार्टिंग होती है एक लाइफ की वो सेल से होती है। एक सेल डिवाइड करके दो सेल बनाती है, फिर दो से चार सेल बनती है, चार से आठ सेल बनती है, ऐसे बहुत सारी सेल मिलकर एक टिश्यू बना देती हैं, फिर ऐसी टिश्यू मिलते हैं, टिश्यू मिलकर ऑर्गन बनाते हैं, ऑर्गन्स मिलकर सिस्टम, और सिस्टम मिलकर एक पूरे बॉडी, बॉडी यानी कि लाइफ। ठीक, तो सबसे इसीलिए बेसिक यूनिट इसको इसलिए माना जाता है क्योंकि सबसे पहले बनती है सेल हमारी बॉडी के अंदर, उसके बाद एक ह्यूमन बॉडी पूरी बनती है, इसलिए इसको बेसिक यूनिट बोला जाता है। उसके अलावा सेल को और क्या बोला जाता है, सेल को बोला जाता है स्ट्रक्चरल यूनिट। स्ट्रक्चरल यूनिट हिंदी में इसको बोला जाता है संरचनात्मक इकाई। ओ, संरचनात्मक इकाई, संरचनात्मक। अब स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है, स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर का मतलब होता है पूरी बॉडी, किसी भी चीज का स्ट्रक्चर। जैसे अगर मैंने थोड़ी देर पहले एक वॉल का स्ट्रक्चर आपके सामने बनाया था इस तरीके से, है ना, ये एक वॉल थी जिसमें मैंने ऐसे ऐसे ब्रिक्स बनाई हुई थी, ये क्या है, ये वॉल है। वॉल का स्ट्रक्चर कैसे बनाए कि वॉल ऐसी है ना। घर का स्ट्रक्चर कैसे बनता है कि कमरे ऐसे ऐसे सेट करने और पूरा घर बन गया, है ना, तो उसका स्ट्रक्चर बना हुआ। ह्यूमन बॉडी कैसी है, ह्यूमन बॉडी ये है, ये एक ह्यूमन बॉडी है आपके सामने, थोड़ा ऐसी रफली मैं ड्रॉ कर रही हूँ। ये एक ह्यूमन बॉडी है, ह्यूमन बॉडी का स्ट्रक्चर कैसा है, एक फिक्स स्ट्रक्चर ऐसा है ना। तो सेल ही क्या करती है, हमारी बॉडी को स्ट्रक्चर दे रही है, यानी कि स्ट्रक्चर यूनिट बोला जाता है। ये जो पूरा स्ट्रक्चर बना है ये कैसे बना है, एक एक ब्रिक्स को जोड़कर पूरी वॉल बन गई। तो वॉल का स्ट्रक्चर एक ब्रिक से ही तो डिसाइड हुआ, है ना, जैसे जैसे हमने ईंट लगाई वैसे वैसे ही वैसे वैसे ही दीवार बन गई। इसी तरीके से क्या है, सेल है, जैसे जैसे सेल अरेंज होती चली गई वैसे वैसे टिश्यू ऑर्गन्स बनते चले गए, उनका स्ट्रक्चर बनता चला गया। ठीक है, इसीलिए सेल को क्या बोला जाता है, स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक, संरचनात्मक इकाई। नेक्स्ट क्या है, फंक्शनल यूनिट। नेक्स्ट है फंक्शनल यूनिट। फंक्शनल यूनिट होता है कार्यात्मक, कार्यात्मक इकाई।
फंक्शनल यूनिट क्या होता है? कार्यात्मक इकाई। ठीक, कार्यात्मक यानी कि अब मैं कोई भी एक ऑर्गन ले लूं, जैसे मैंने हार्ट लिया या कुछ भी ले लो, मैंने लंग्स लिए, फेफड़े लिए, ठीक है, फेफड़े काम कर रहे हैं, हमें ऐसा लग रहा है हम सांस ले रहे हैं, हमारे फेफड़े काम कर रहे हैं। एक्चुअल में फेफड़े काम तो करते हैं, क्यों काम करते हैं? क्योंकि जो फेफड़ों की, जो हमारे लंग्स की यूनिट है नेफ्रॉन्स, वो काम कर रही है। सॉरी, नेफ्रॉन्स नहीं, एल्वियोलीज, ठीक है, नेफ्रॉन्स तो किडनी की होती है। तो हमारी जो लंग्स हैं उनकी जो सेल है, उनकी जो सेल है वो काम कर रही है ना, एक एक सेल काम कर रही है, इसीलिए हमारे लंग्स काम कर रहे हैं। ऐसे ही हमारी बॉडी के अंदर जितने भी ऑर्गन्स हैं उनकी सेल काम कर रही है, तो वो ऑर्गन्स काम कर रहे हैं। एक्चुअली में वर्क कौन करती है? सेल काम करती है, ठीक है। तो सेल जो काम कर रही है वही काम वो ऑर्गन्स कर रहे हैं। वो ऑर्गन्स काम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनकी सेल वर्क कर रही है, ठीक। तो इसीलिए सेल को फंक्शनल यूनिट कहा जाता है। 3 पॉइंट्स हैं, तीनों पॉइंट्स का ध्यान रखना जरूरी है। बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, स्ट्रक्चरल यूनिट और फंक्शनल यूनिट, तीनों किसको कहा जाता है? सेल को कहा जाता है, ठीक है। और ये जो चीज है, ये जो तीनों चीजें हैं, ये किसने बोला था? ये आपका बोला था रॉबर्ट हुक ने, ठीक है। आपको एक साइंटिस्ट का नाम याद रखना है, रॉबर्ट हुक। आगे भी इनका भी जिक्र होगा, ठीक है। रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट हुक ने हमें 3 चीज़ों के बारे में बताया था कि सेल क्या है, बेसिक यूनिट है, सेल क्या है, स्ट्रक्चरल यूनिट है, और सेल ही क्या है, फंक्शनल यूनिट है। ये तीनों चीज़ें हमें किसने बताई? ये तीनों ही चीज़ें हमें बताई हैं किसने? रॉबर्ट हुक ने, ठीक। अब हम चलते हैं थोड़ा सा आगे। हम चलते हैं थोड़ा सा आगे। अब हम चलते हैं थोड़ा सा और आगे, किस बारे में? अब हम चलते हैं सेल थ्योरी के बारे में। अब हम चलते हैं थोड़ा सा आगे सेल थ्योरी के बारे में, ठीक है। अभी हम रॉबर्ट हुक से और भी क्वेश्चंस करेंगे, और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। अभी तक हमने जो सेल पढ़ा उसे 3 पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। सेल की स्टडी, साइटोलॉजी, और सेल को बेसिक यूनिट, स्ट्रक्चरल यूनिट और फंक्शनल यूनिट कहा जाता है, ठीक है। अब आगे चलते हैं थोड़ा सा सेल थ्योरी के बारे में। सेल थ्योरी क्या है? सेल थ्योरी की सेल के बारे में किसने क्या क्या चीज़ें बताई, या फिर किसने क्या बोला कि सेल एक्चुअली है क्या, है ना। तो याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसने क्या थ्योरी बताई है और क्या थ्योरी नहीं बताई है। देखो, एक है थ्योरी सेल थ्योरी है क्या? देखो, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं? जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, ठीक है, जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं उनको बुलाता है ऑर्गेनिज्म। छोटे छोटे ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, जितने भी सजीव चीजें हैं, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड ऑफ, all living organisms are made up of cell and its cell and its compounds, cell and its compounds, all living organisms are made up of cell and its compound। जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो किससे बनी है? वो बनी है सेल से, ठीक, वो बनी है सेल से, वो बनी है सेल से और उसके कंपाउंड से, है ना, सेल एंड इट्स कंपाउंड। या कंपाउंड की जगह आप लिखिए
सेल एंड इट्स कंपोनेंट्स होता है, कंपाउंड नहीं होता, एंड इट्स प्रोडक्ट लिख सकते हो। सेल एंड इट्स प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट्स मतलब जैसे ये एक सेल है, सेल के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, सिर्फ सेल, सेल एक कोई एक ही चीज़ नहीं है, सेल के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ये हो गया आपका केंद्रक, ठीक, केंद्रक के अलावा राइबोसोम्स हो गए, है ना, ईआर हो गया, और माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक। वो सब क्या है, सेल और उसके प्रोडक्ट, ठीक। ये थ्योरी है, ठीक। जैसे अगर हिंदी में हम लिखें तो क्या लिखेंगे, हिंदी में हम लिखेंगे सभी जीवों का शरीर सभी जीवों का शरीर कोशिका और कोशिका के उत्पाद से मिलकर बना है। कोशिका, सभी जीवों का शरीर कोशिका और उसके उत्पाद से मिलकर बना है। कोशिका और उसके उत्पाद से मिलकर बना, सभी जीवों का शरीर कोशिका और उसके उत्पाद से मिलकर बना है। ये है सेल थ्योरी। अब आपसे पूछा जाएगा ये जो सेल थ्योरी है ये दी किसने है। सेल थ्योरी है तो किसी ना किसी ने तो दी होगी, है ना। उन साइंटिस्ट का नाम आपसे पूछा जाएगा, तो याद रखना उन साइंटिस्ट का नाम क्या है। उन साइंटिस्ट का नाम है शेल्डन एंड स्वान। दो साइंटिस्ट हैं आपके सामने, शेल्डन एंड स्वान। मैं उनका नाम लिख देती हूँ। शेल्डन, एक सेकंड, शेल्डन एंड स्वान, शेल्डन एंड स्वान करके ये दो साइंटिस्ट हैं। ये एक साइंटिस्ट का नाम नहीं है, इन दोनों ने यही थ्योरी दी थी। शेल्डन ने कहा था ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल। जॉन ने कहा था ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ प्रोडक्ट ऑफ सेल्स। तो दोनों ने सेम थ्योरी दी है, ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल एंड इट्स प्रोडक्ट। आपको ये नाम याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, शेल्डन एंड स्वान का। है कौन ये शेल्डन एंड स्वान, देखो शेल्डन एंड स्वान, ये हैं आपके शेल्डन और ये हैं आपके स्वान। इन्होंने सेल थ्योरी दी थी। अभी हम थर्ड वन पर नहीं आए हैं, अभी हम इन्हीं दोनों के बारे में बात कर रहे हैं, शेल्डन और स्वान के बारे में, ठीक है। जिन्होंने क्या थ्योरी दी थी, सेल थ्योरी दी थी, जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो किससे मिलकर बने हैं, सेल से, सेल प्लस सेल प्लस एंड इट्स कंपाउंड, ओ सॉरी प्रोडक्ट, सेल और उसके प्रोडक्ट से मिलकर क्या बने हैं, इन दोनों से मिलकर क्या बने हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो सब किससे मिलकर बने हैं, सेल से और उसके प्रोडक्ट से। याद रखना नाम आपको ध्यान रखने हैं कि सेल थ्योरी किसने दी है, शेल्डन ने और स्वान ने। एक बार फिर से इनका नाम लिख देती हूँ, शेल्डन शेल्डन एंड शेल्डन एंड स्वान, ये दो नाम आपको बिल्कुल ध्यान में रखने हैं। ये क्या है ये, अब इसमें थर्ड वन और है जिनका नाम है रिडोल्फ विर्चो। ये कौन थे, इन्होंने भी सेल के लिए एक थ्योरी दी है, इन्होंने भी सेल के लिए एक थ्योरी दी है। इन्होंने सेल के लिए क्या थ्योरी दी है, इन्होंने सेल के लिए थ्योरी दी है, इन्होंने कहा है ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्ट,
प्री एग्जिस्टिंग, यानी कि सभी कोशिकाएं सभी कोशिका पहले से मौजूद कोशिका से पहले से मौजूद कोशिका से बनी है। पहले से मौजूद कोशिका से बनी। इन्होंने ये थ्योरी हमें दी थी, किन्होंने? रेडोल्फ विर्चो ने। एक्चुअली इनका कहने का क्या मतलब था? इनका कहने का मतलब था ये जो सेल डिवीजन वाला है ना, सेल डिवीजन मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि सेल जो है वो अपने आप को डिवाइड करके 2 सेल बना लेती है, फिर ये 2 सेल भी अपने आप को डिवाइड करके 4 सेल बना लेती है ना। तो वो यही बात कह रहे हैं कि एक सेल पहले ही सेल से बनी है, ये वाली सेल इस वाली सेल से बनी है, यानी कि एक सेल पहले ही कोई सेल मौजूद है उससे बनी है। किसका कहना है ये? रेडल्फ विर्चो का। लेकिन आपके सामने जो एग्जाम में आएगी, कई बार रेलवे में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है शेल्डन एंड स्वान से। कौन सा वाला? ये वाला, कि जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो बने किससे हैं? सेल से और उसके प्रोडक्ट से, उसके कंपोनेंट से। ठीक है, तो आपको याद क्या रखना है? याद रखना है शेल्डन एंड स्वान। ठीक, यहाँ से पूछ सकता है पर अभी तक तो नहीं पूछा गया है, पूछा इन्हीं दोनों से गया है। शेल्डन और स्वान ही आपके सामने ऑप्शन आएगा सेल थ्योरी के लिए। ठीक है, डिवीजन वाला जो ये वाली लाइन है कि ऑल सेल्स आर फ्रॉम प्री एक्सिस्टिंग, यानी कि जितनी भी सेल हैं वो पहले से मौजूद किसी सेल से ही बनी है, ये किसने कहा था? ये थर्ड वाले जो साइंटिस्ट है, थर्ड वन वाले जो साइंटिस्ट के बारे में बताया, इन्होंने। क्लियर है? तो आपको यही चीज याद रखनी है कि जो सेल थ्योरी है कहा किसने है? शेल्डन और स्वान। दोनों का एसएस से नाम है, याद भी रहेगा आप लोगों को, एसएस है ना, एक से शेल्डन और दूसरे से स्वान। शेल्डन एंड स्वान, शेल्डन एंड स्वान। ठीक, तो चलते हैं हम लोग थोड़ा सा और आगे। अब हम चलते हैं कि एक्चुअली सेल के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं। उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि सबसे पहले कौन सी सेल आई, या सबसे पहले कौन सी सेल के बारे में हमें पता चला था कि ये सेल है। सेल के बारे में पता ही क्या चला कि मतलब कोई तो होगा जिसने कभी ना कभी पहली सेल देखी होगी, है ना। जैसे कोई ना कोई इस पूरी अर्थ पर या किसी पर भी वर्ल्ड में कि कौन सी चीज सबसे पहले किसी ने देखी है फिर उसके बारे में बताया, ऐसी सेल के बारे में भी किसी ने बताया होगा, क्योंकि किसी ना किसी ने देखी होगी। अब कौन थे जिन्होंने सबसे पहली सेल देखी और कौन है जिन्होंने चलिए अब हम बात करते हैं उनके बारे में जिनसे हमें क्या हुआ, सेल के बारे में पता चला, यानी कि जिन्होंने सेल की डिस्कवरी करी। डिस्कवरी ऑफ सेल ऐसे लिख लेते हैं इसको, डिस्कवरी ऑफ सेल। डिस्कवरी ऑफ सेल। अब हम बात करते हैं डिस्कवरी ऑफ सेल। सेल के बारे में सबसे पहले किसने बताया? ठीक है, कोई तो होगा इस दुनिया में जिसने सबसे पहले देखा होगा अरे ये क्या है ना। तो कौन थे जिसने हमें बताया सबके बारे में? ठीक है, तो वो बात करते हैं। सबसे पहले अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको एक साइंटिस्ट का नाम बताया था जिसमें मैंने बोला कि हम आगे इनके बारे में पढ़ेंगे, जिनका नाम था रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक, ठीक है, रॉबर्ट हुक। अब नाम है तो देखो, इंग्लिश और हिंदी में जो चीज़ सेम आएगी उसको हम लोग ऐसे ही करेंगे, है ना। हिंदी में मैं आपको बताकर चल रही हूँ, पूरा मैं पढ़ा आपको हिंदी में रही हूँ, पर आप थोड़ा सा ध्यान रखना कि अगर आपको बायोलॉजी की टर्म्स जल्दी से जल्दी अपने माइंड में सेट करनी है तो हिंदी की जगह थोड़ा इंग्लिश के ऊपर ध्यान रखना, क्योंकि इंग्लिश का जल्दी याद हो जाएगा, ये इंग्लिश का जल्दी याद हो जाएगा, इसीलिए मैं बता रही हूँ। हिंदी में तो बहुत अटपटे से नाम है, ठीक है। तो रॉबर्ट हुक नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्या किया, जिन्होंने अ, क्या लिया था उन्होंने, मैं बताती हूँ। एक टिश्यू लिया था उन्होंने, वो टिश्यू था कॉर्क टिश्यू। इन्होंने एक टिश्यू लिया कॉर्क। अब ये कॉर्क टिश्यू क्या है? ये कॉर्क टिश्यू क्या है? ये है एक ट्री है, जैसे ये मैं बताती हूँ, ये एक ट्री है,
ट्री की ये वाला जो पार्ट होता है, ट्री का ये वाला जो पार्ट होता है, ट्री का ये वाला जो पार्ट होता है, कौन सा ये जो ब्राउन ब्राउन वाला पार्ट होता है ना, ये वाला जो पार्ट होता है कैसा होता है, ब्राउन होता है ना। आपने देखा होगा ये ब्राउन होता है, बहुत हार्ड होता है, ठीक है। इसी को बोला था बार्क ऑफ ट्रीज। और ये कौन सा ट्री था, ओक ट्री था, ओक। ये कौन सा ट्री था जिसके बारे में मैं बात कर रही हूँ, ओक। ये एक ओक ट्री था जिसकी छाल इन्होंने ली थी। ये क्या है, छाल। ट्री की क्या है, ये छाल है ना। जिस ट्री को हम टच करते हैं, जो काफी बड़ा ट्री है ना, जहाँ से जो बहुत हार्ड वाला पार्ट होता है ब्राउन कलर का, इसको लकड़ी काट के लकड़ी बनाते हैं, है ना, उसको क्या बुलाता है, उसको ऊपर से छीला, उसको लिया छाल, है ना, छाल बोलते हैं उसको, उसको ऊपर से छीला, और उसको छीलने से उससे टिश्यू लिया, कॉक टिश्यू, कॉर्क टिश्यू, ठीक। वो कॉक टिश्यू से रॉबर्ट हुक ने क्या किया, माइक्रोस्कोप में देखा, इनके पास अपना एक माइक्रोस्कोप था, उसके अंदर इन्होंने देखा, और क्या देखा, इन्होंने देखा कि उसके अंदर इस तरीके से, उन्होंने देखा उसके अंदर इस तरीके के एक स्ट्रक्चर दिखाई दिए, इनको इस तरीके से एक स्ट्रक्चर सा दिखाई दिया, ठीक। इस तरीके से माइक्रोस्कोप में देखने से उनको इस तरीके का एक स्ट्रक्चर दिखाई दिया। कैसा दिख रहा है, मधुमक्खी का छत्ता देखा है आपने, कुछ कुछ ऐसा दिख रहा है ना, छेद छेद से, हाँ वो भी ऐसी होता है। तो उनको कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर दिखाई दिया। इन्होंने इस स्ट्रक्चर को देखकर कहा कि अरे ये क्या है, सेल नाम कैसे दिया था इन्होंने, इस स्ट्रक्चर को देखकर देखा उन्होंने, और कहा कि अरे ये तो स्मॉल रूम्स की तरह दिख रहे हैं, स्मॉल बॉक्सेस की तरह दिख रहे हैं, स्मॉल बॉक्सेस या फिर स्मॉल रूम्स की तरह दिख रहे हैं, है ना। अच्छा, पहले के टाइम में जेल हुआ करती थी, बोलते हैं ना कि किसी को जेल में बंद कर दिया, तो उस टाइम पर जेल को क्या बोला जाता था, उस टाइम पर जेल को बोला था सेल में बंद कर दिया। छोटे छोटे जेल के अंदर क्या, एक बड़ी सी जेल होती थी, उसमें छोटे छोटे से सेल बना दिया करते थे, और उसके अंदर जो भी जिसको भी पकड़ते थे उसको बंद कर देते थे, तो सेल में बंद कर देते थे। वो सेल क्या होती थी, छोटे छोटे रूम्स ही तो हुआ करते थे, है ना। वही चीज है, बिल्कुल वैसा ही स्ट्रक्चर इनको दिखा, इसीलिए इन्होंने इसको क्या बोल दिया, इसीलिए इन्होंने इसको बोल दिया क्या, सेल। ये छोटे छोटे रूम्स है ना, इसी को उन्होंने क्या बोल दिया, सेल। इन्होंने क्या नाम दिया, सेल दिया। किसने, रॉबर्ट हुक ने। लेकिन ये जो सेल हमें दिखाई दिए, ये जो ट्री की छाल से ये वाली जो सेल हमें दिखाई दी थी, ये कैसी सेल थी, ये थी बच्चे डेड सेल, ये मृत कोशिका थी। ये कैसी कोशिका थी, ये थी मृत कोशिका, ये थी मृत कोशिका, ठीक। ये कैसी कोशिका थी, मृत कोशिका थी, ये डेड सेल थी, लिविंग सेल नहीं थी। तो याद रखिएगा, सबसे पहले सेल का डिस्कवर किसने किया था, तो रॉबर्ट हुक ने किया था। लेकिन रॉबर्ट हुक ने कैसी सेल का डिस्कवरी करी थी, तो इन्होंने डेड सेल की यानी कि मृत सेल की डिस्कवरी करी थी, इन्होंने लिविंग सेल की डिस्कवरी नहीं करी थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। लिविंग सेल की डिस्कवरी किसी और ने करी थी, वो अभी हम थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे। यहाँ पर डेड सेल की बात करिए, रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले जो सेल की डिस्कवरी करी थी, कि सबसे पहले बताया था कि ऐसे ऐसे एक सेल है ना, कि ऐसे ऐसे इसको देखा पेड़ की छाल को अपने माइक्रोस्कोप के अंदर, और उनको जो दिखाई दिया वो क्या दिखाई दिया, इस तरीके से एक स्ट्रक्चर दिखाई दी, जिसको क्या बोला उन्होंने, सेल बोला, क्योंकि छोटे छोटे स्मॉल बॉक्सेस थे, किसकी तरह, सेल की तरह, ठीक। तो उन्होंने इसको सेल बोला। तब से उन्होंने बोला कि ऐसे ऐसे एक छोटी सी यूनिट होती है जिसको बोला जाता है सेल, ठीक। लेकिन ये सेल कैसी थी, ये डेड सेल थी, ये मृत कोशिका थी। कौन थे रॉबर्ट हुक, ये थे रॉबर्ट हुक, ये हैं आपके सामने रॉबर्ट हुक, ये हैं रॉबर्ट हुक। और इन्होंने माइक्रोस्कोप के अंदर जो देखा था, वो देखो भी ये वाली स्ट्रक्चर थी जो भी मैं आपको बता रही थी, ठीक है। वो कौन सी स्ट्रक्चर है, वो ये वाली स्ट्रक्चर है। इसमें आपको दिखाई दे रहे हैं छोटे छोटे बॉक्सेस है, ये है ना, छोटे छोटे से ये बॉक्सेस हैं इस तरीके से, है ना। इन्हीं को इन्होंने क्या बोला, सेल बोला। इन्हीं को इन्होंने क्या बोला, सेल बोला। किस तरीके से दिखाई दे रहे हैं, लिटिल बॉक्सेस लुक लाइक द रूम्स, लिटिल बॉक्सेस लुक लाइक द रूम्स, है ना। तो इसीलिए इन्होंने इसका क्या नाम दिया, सेल नाम दिया। क्या नाम है इन वाले साइंटिस्ट का, रॉबर्ट हुक। इन्होंने कब करी थी इसकी इसकी डिस्कवरी, तो ये 1665 में करी थी, 1665 में इन्होंने इसकी डिस्कवरी करी थी,
तो इन्होंने ये कौन सी सेल है, तो याद रखिएगा ये है आपकी डेड सेल, ये है आपकी डेड सेल यानी कि मृत कोशिका, यानी कि मृत कोशिका। ठीक है, चलते हैं अब आगे इसके बारे में। अभी हमने पढ़ा डेड सेल के बारे में, ठीक है। अब हम चलते हैं लिविंग सेल यानी कि लाइव सेल। लाइव सेल के बारे में किसने बताया? लाइव सेल के बारे में हमें बताया, इनका नाम ध्यान रखिएगा, इनका नाम है एंटोने, एक सेकेंड, का नाम है एंटोने वैन ल्यूवेनहॉक, ल्यूवेनहॉक, एंटोनी वैन ल्यूवेनहॉक, टोनी वैन ल्यूवेनहॉक। ल्यूवेनहॉक is spelling L-U L-U-E ल्यूवेनहॉक, ल्यूवेनहॉक, एंटोनी ल्यूवेनहॉक। आपको स्पेलिंग में ना, ल्यूवेनहॉक की स्पेलिंग में आपको ये भी आ सकता है, मैं आपको बता दूं, इनकी स्पेलिंग बहुत सारी बुक्स में बहुत अलग अलग स्पेलिंग है। ये है आपकी ल्यूवेन हॉक, ठीक है। ल्यूवेन हॉक की स्पेलिंग ऐसी भी है, एंटोनी वैन ल्यूवेन हॉक। ये साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है एंटोनी वैन ल्यूवेन हॉक, जिन्होंने क्या किया था, लिविंग सेल, लिविंग सेल की डिस्कवरी किसने करी थी? एंटोनी वैन ल्यूवेन हॉक ने करी थी। कैसे करी थी? तो एक बार पॉन्ड के पास ये टहल रहे थे या कुछ भी कर रहे थे, तो वहां पर तालाब था, तालाब के अंदर कर रहे थे या जो भी कर रहे थे, तो इनकी नेल्स के अंदर कुछ मिट्टी घुस गई थी। तब उन्होंने जाकर, इन्होंने भी, इनके पास भी अपना एक माइक्रोस्कोप था, उसमें जाकर इन्होंने देखा कि क्या है ये चीज़। तब जाकर उनको पता चला कि एक लिविंग सेल है, ये एक लिविंग सेल है, ठीक है। तो याद रखना, कुछ नहीं पूछेगा इतना डिटेल आपसे, एग्जामिनर कभी नहीं पूछेगा, वो आपसे पूछेगा सेल की डिस्कवरी सबसे पहले किसने करी थी। तो अगर वो मेंशन करे डेड सेल है तो रॉबर्ट हुक ने, लिविंग सेल है तो एंटोनी एंटोनी वैन ल्यूवेन हॉक ने करी थी। ठीक, ये दो सेल के बारे में आपको पता होना चाहिए। अब आपसे पूछा जाएगा सबसे स्मॉलेस्ट सेल कौन सी है? सबसे स्मॉलेस्ट सेल कौन सी है? स्मॉलेस्ट सेल इन यूनिवर्स, स्मॉलेस्ट सेल इन यूनिवर्स, यूनिवर्स में सबसे छोटी सेल कौन सी है? पूरी पूरी यूनिवर्स में सबसे छोटी सेल कौन सी है? तो याद रखना, एक बैक्टीरिया है, एक एक बैक्टीरिया है, ठीक है। एक बैक्टीरिया की सेल है जो सबसे छोटी है, जिसका नाम है माइकोप्लाज्मा, जिसका नाम है माइकोप्लाज्मा जेलीस्पेक्टम, जिसका नाम है माइकोप्लाज्मा जेलीस्पेक्टम। आपको पूरा नाम याद नहीं रखना, कोई भी एक वर्ड याद कर लेना, माइक्रोप्लाज्मा या फिर जेलीस्पेक्टम, जेलीस्पेक्टम, ठीक है। सबसे स्मॉलेस्ट सेल यूनिवर्स की एक बैक्टीरिया की सेल है। ये भी याद रखना कि ये जो नाम है ये किसका है, ये बैक्टीरिया का है, किस चीज़ का है। याद रखना है कि बैक्टीरिया का नाम है माइक्रोप्लाज्मा जेलीस्पेक्टम। ये सबसे स्मॉलेस्ट सेल है हमारी यूनिवर्स की, सबसे स्मॉलेस्ट सेल है हमारी यूनिवर्स की, ठीक। अब अब यूनिवर्स की तो हमें पता है, अब इसके बाद कौन सी सेल है कौन सी नहीं है। देखो, अगर मैं बोलूं लार्जेस्ट सेल, वर्ल्ड वर्ल्ड की लार्जेस्ट सेल कौन सी है? जैसे
अगर मैं बात करूं लार्जेस्ट सेल, इसको एक न्यू पेज पर ही लिख लेते हैं। ठीक, यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं। मैंने आपको बताया स्मॉलेस्ट सेल इन यूनिवर्स। ठीक, अब मैं बता रही हूँ आपको लार्जेस्ट सेल, यानी कि सबसे बड़ी सेल कौन सी है ना, सबसे बड़ी सेल कौन सी। तो इन दोनों के ही नाम क्या हैं। स्मॉलेस्ट सेल में मैंने आपको बताया माइको प्लाज्मा, माइक्रोप्लाज्मा, जेलिस्पेक्टम, जेलिस्पेक्टम, और लार्जेस्ट सेल है आपका ऑस्ट्रिच एग, ऑस्ट्रिच। ठीक, लार्जेस्ट सेल है आपका ऑस्ट्रिच सेल। आपने शुतुरमुर्ग का अंडा देखा होगा, नहीं रियल में नहीं देखा है ऐसा, जैसे सारे अंडे होते हैं वैसे ही होता है, बस साइज में बहुत बड़ा होता है, बस साइज में बहुत बड़ा होता है। तो लार्जेस्ट सेल कौन सा हुआ यूनिवर्स में, ऑस्ट्रिच का जो अंडा होता है, वो शुतुरमुर्ग का अंडा जिसको बोलते हैं ऑस्ट्रिच, यानी कि शुतुरमुर्ग का जो अंडा होता है वो होता है आपका ऑस्ट्रिच एग। ठीक है, और स्मॉलेस्ट माइक्रोप्लाज्मा गैलीस्पेक्टम। अब आपसे पूछा जा सकता है कि लॉन्गेस्ट सेल, लॉन्गेस्ट सेल कौन सी होती है, तो याद रखना न्यूरॉन्स होती है। कौन सी होती है, न्यूरॉन्स होती है। न्यूरॉन जो कौन सी है, ब्रेन सेल है, जो ब्रेन के अंदर पाई जाती है। आपने एक एनसीईआरटी की भी बुक्स में इस तरीके से देखा होगा, तरीके से एक इमेज ही आपने देखी होगी, है ना, तरीके से ये आपने, ये इमेज आपने ज़रूर देखी होगी एनसीईआरटी की बुक्स में, बहुत सारी बुक्स में। ये है न्यूरॉन्स की सेल, सबसे लॉन्गेस्ट सेल होती है ह्यूमन बॉडी के अंदर। ह्यूमन बॉडी के अंदर सबसे लॉन्गेस्ट सेल होती है हमारी न्यूरॉन्स की। ठीक, अब स्मॉलेस्ट सेल ह्यूमन बॉडी के अंदर कौन सी होती है, स्मॉलेस्ट सेल ह्यूमन बॉडी, स्मॉलेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी के अंदर जो स्मॉलेस्ट सेल होती है वो कौन सी होती है, तो याद रखना स्पर्म्स, जिनको बोला जाता है शुक्राणु, जिनको बोला जाता है शुक्राणु। स्पर्म्स जो होते हैं वो सबसे छोटी सेल होती है ह्यूमन बॉडी के अंदर। अगर ह्यूमन बॉडी में पूछे तो स्पर्म्स, और अगर वो यूनिवर्स में बोले तो वो एक बैक्टीरिया जिसका नाम मैंने बताया था माइक्रोप्लाज्मा गैलीस्पेक्टम। ठीक, ह्यूमन बॉडी के अंदर होती है स्पर्म्स। सबसे लॉन्गेस्ट सेल होती है न्यूरॉन्स, सबसे लॉन्गेस्ट सेल होती है न्यूरॉन्स। ठीक, याद रखिएगा। और ये जो स्पर्म है ये है आपका गैमेट सेल, ये है आपका गैमेट सेल, ये है आपका गैमेट सेल। ह्यूमन बॉडी के अंदर गैमेट सेल, मेल की गैमेट सेल जो होती है वो होती है आपकी स्मॉलेस्ट ह्यूमन सेल बॉडी के अंदर। ठीक है, अब हम चलते हैं थोड़ा सा और आगे, थोड़ा थोड़ा आगे चल रहे हैं, एक साथ नहीं जाएंगे आगे। अब हम चलते हैं, दो तरीके की सेल होती हैं, एक होता है यूनिसेल्यूलर, दो तरीके की सेल हमें पढ़नी है, एक होता है यूनिसेल्यूलर और एक होता है मल्टी सेल्यूलर। एक होता है यूनिसेल्यूलर और एक होता है मल्टी सेल्यूलर। यूनिसेल्यूलर सेल, यूनिसेल्यूलर यानी कि जिसको बोलते हैं एक कोशिकीय, एक कोशिकीय यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स
सेल तो नहीं बोलेंगे इसको, ऑर्गेनिजम्स लिख, सेल तो लिखा हुआ है ऑलरेडी। यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म यानी कि एक कोशिकीय जीव। एक कोशिकीय जीव कौन कौन से होते हैं एक कोशिकीय जीव, या क्या होते हैं एक कोशिकीय जीव? कुछ नहीं करना। यूनी सेल्यूलर का मतलब हो गया सेल, सेल से मिलकर बना है। यूनी यानी कि वन, वन यानी कि एक ही सेल से मिलकर बना है। यूनी यानी कि एक, वन। जो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो एक ही सेल से मिलकर बने हैं, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो एक ही सेल से मिलकर बने हैं उनको बोला जाता है यूनिसेल्यूलर। जैसे कि ये एक ही सेल है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो बना हुआ है ये क्या है? एक ही सेल है। ठीक है, एक ही सेल से मिलकर जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं जो एक सेल से मिलकर बने हैं उनको बोला जाता है यूनिसेल्यूलर। अब आपसे कुछ नहीं पूछा जाएगा, ये नहीं पूछा जाएगा यूनिसेल्यूलर एक सेल के होते हैं दो सेल के, आपसे सीधा सीधा नाम दे दिया जाएगा, किसी का पूछा जाएगा ये कैसा ऑर्गेनिज्म है, ये यूनिसेल्यूलर है या फिर मल्टीसेल्यूलर है। तो एक नाम जो बहुत पूछा जाता है और आपने सुना भी होगा, इसका नाम है अमीबा। इसका नाम है अमीबा। ठीक, उसके अलावा पैरामीशियम, पैरामीशियम भी इसी में आता है, पैरामीशियम भी इसी में आता है, पैरामीशियम भी इसी के अंदर आता है। एक आता है युगलीना, एक और आता है युगलीना। आता है युगलीना, मैं आपको दिखाई देती हूँ कि कैसे होते हैं। ये होते हैं आपके, ये देखो ये क्या है आपका? युगलीना। ये क्या है आपका? युगलीना। ये क्या है? युगलीना। ठीक, ये क्या है आपका? युगलीना। युगलीना। एक है आपका अमीबा और एक है आपका पैरामीशियम, एक है आपका पैरामीशियम। यही तीनों हैं, क्या हैं ये तीनों? क्या हैं ये तीनों? यूनी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म यानी कि एक कोशिकीय जीव। क्या है ये? एक कोशिकीय जीव है। आपको दिखाई दे रही है इनकी एक ही कोशिका है। देखो कैसे है एक कोशिका इनकी, ये ये अमीबा है, ये एक ही कोशिका जीव है, ये एक ही कोशिका है, पूरी एक ही कोशिका से ऐसे मिलकर बना हुआ। ठीक है, ऐसे ही ये पैरामीशियम, ये एक ही कोशिका है, एक ही कोशिका से मिलकर बना हुआ। सेम युगलीना, एक ही कोशिका, ये इस तरीके से एक ही कोशिका से मिलकर बना हुआ। इसके अंदर काफी सारी चीजें, सेल है, सेल के अंदर जो कंपोनेंट होते हैं, जो उसके प्रोडक्ट्स होते हैं वो इसके अंदर हैं, लेकिन बाहर जो स्ट्रक्चर है इसका बना हुआ है वो एक ही सेल का मिलकर बना हुआ है, वो एक ही सेल से बना हुआ है, इसीलिए इनको बोला जाता है यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स। एक कोशिकीय जीव, एक कोशिकीय जीव नाम से ही पता चल रहा है जिनमें एक कोशिका होती है। ठीक है, आपसे सिर्फ पूछेगा पैरामीशियम, एग्जाम में आपको दे देगा पैरामीशियम, बताओ ये कैसा है, एक कोशिकीय है या फिर बहुकोशिकीय है, यूनिसेल्यूलर है या फिर मल्टीसेल्यूलर है? तो याद रखिएगा ये कैसा जीव है? यूनिसेल्यूलर है। अमीबा यूनिसेल्यूलर है या मल्टीसेल्यूलर है? तो याद रखिएगा यूनिसेल्यूलर है। युगलीना एक कोशिकीय है या फिर बहुकोशिकीय? तो याद रखना एक कोशिकीय जीव है। तीनों एक कोशिकीय, तीनों से ही एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं मल्टी सेल्यूलर पर, आगे चलते हैं मल्टी सेल्यूलर। नेक्स्ट है आपका मल्टी सेल्यूलर, नेक्स्ट है आपका मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म, इसको बोलते हैं बहुकोशिकीय जीव।
तो बोला जाता है बहुकोशिकीय, तो बोला जाता है बहुकोशिकीय। अब नाम से ही पता चल रहा है मल्टी, नाम से ही पता चल रहा है मल्टी, है ना। मल्टी यानी कि बहुत सारे, मल्टी यानी कि बहुत सारे, मल्टी यानी कि बहुत सारे, है ना। मल्टी कलर्स बोलते हैं ना, मल्टी कलर्स, तो मल्टी कलर्स यानी कि बहुत सारे कलर्स हैं। ठीक, सेल्यूलर का मीनिंग अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया, जो सेल से मिलकर बना है। सेल्यूलर यानी कि जो सेल से मिलकर बना है। मल्टी सेल्यूलर का मतलब क्या हुआ, ऐसे जीव जिनमें बहुत सारी कोशिकाएं हैं, बहुत सारी सेल हैं, अलग अलग सेल हैं। बहु हिंदी में क्लियरली समझ आ रहा है, बहुकोशिकीय यानी कि बहुत सारी सेल, है ना, जिनके अंदर बहुत सारी सेल हैं। और सेल जो बहुत सारी हैं वो भी एक जैसी नहीं, अलग अलग टाइप की है, कुछ कुछ अलग अलग टाइप की है। जैसे इसका एग्जाम्पल क्या है, जैसे मैं बता दूं, प्लांट सेल, है ना, और एनिमल सेल। प्लांट सेल और एनिमल सेल, ये दोनों ही किसके एग्जाम्पल हैं, मल्टी सेल्यूलर के हैं। अब एनिमल सेल के अंदर आपने देखा होगा, मैंने अभी ये बताया कि बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं, है ना, जैसे कि लंग्स हो गए, ठीक, जैसे कि हार्ट हो गया, ठीक, जैसे कि ब्रेन हो गया, जैसे कि ब्रेन हो गया, जैसे कि लीवर हो गया, है ना। इन सभी की सेल अलग अलग होती है, इन सभी की सेल, इन सबकी यूनिट अलग अलग होती है। लीवर की हेपेटिक सेल होती हैं, ठीक है। ब्रेन की अभी मैंने बताया न्यूरॉन्स होती हैं, ठीक है। लंग्स की एल्वियोलीज होती हैं। तो सभी ऑर्गन्स की अलग अलग सेल होती है, ठीक है। तो इनको क्या बोला जाता है, मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म बोला जाता है। किसको, एनिमल सेल और प्लांट सेल, ये दोनों ही किस में आती हैं, मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म के अंदर काउंट होते हैं। इतना आपको ध्यान रखना है कि यूनिसेल्यूलर का मतलब यूनि यानी कि एक, मल्टी, मल्टी का नाम से पता चल रहा है, मल्टी यानी कि बहुत सारे, मल्टी कलर्स बोलते हैं ना, मल्टी कलर्स हैं इसमें, तो मल्टी कलर्स यानी कि इसमें बहुत सारे कलर्स हैं, ठीक है। तो मल्टी कलर्स यानी कि ऐसे जीव जिनके अंदर बहुत सारी सेल्स से मिलकर जो एक बॉडी बनी है, उसको बोला जाता है मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। जैसे प्लांट सेल हो गया, एनिमल सेल हो गया, ये क्या है, ये मल्टी सेल्यूलर के एग्जाम्पल है। यूनिसेल्यूलर के एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था, पैरामीशियम, यूग्लिना और अमीबा। क्लियर है, चलते हैं थोड़ा और आगे। देखिए, अब हम चलते हैं सेल के टाइप्स पर। कितने टाइप की सेल्स होती हैं हमारे सामने, एक तो मैंने आपको बताया यूनिसेल्यूलर और मल्टी सेल्यूलर। एक चीज आपको और याद रखनी है कि सेल दो टाइप की होती हैं। कौन कौन सी होती हैं वो दो टाइप, वो दो टाइप होती है, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स क्या होती हैं वो देखते हैं। प्रो प्रोकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक सेल, और यहाँ पर यूकैरियोटिक, यूकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल। वो हिंदी में भी ऐसे ही लिखा हुआ आएगा आपके सामने, प्रोकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। थोड़ा सा ध्यान दोगे साइंस में ना, वर्ड्स पर थोड़ा ध्यान देने की कोशिश करोगे तो पता चल जाएगा, पता चल जाएगा कि एक्चुअली बोलना क्या चाह रहा है ये। प्रोकैरियोटिक में क्या बोलना चाह रहा है, प्रो का मतलब क्या होता है, पहले से, यानी पहले का मतलब है, जैसे आज के टाइम में प्रो का मतलब हो गया एक एडवांस लेवल। आज के टाइम में प्रो का मतलब हो गया एक एडवांस लेवल। जैसे कोई भी फोन न्यू आता है, उसका प्रो फोन न्यू आ जाता है ना। जैसे आईफोन है, आईफोन एक बढ़िया टेक्नोलॉजी का फोन है, प्रो करके उसका एक और मॉडल आ जाता है। प्रो यानी कि इसमें एक एडवांस और बोल देते हैं ये इससे एडवांस है, तो यानी कि वो उसका प्रो है ना। आज के टाइम में प्रो का ये मीनिंग है। यहाँ पर भी प्रो का कुछ ऐसा ही मीनिंग है। प्रो का यहाँ पर मतलब है प्री,
यानी कि पहले, यानी कि पहले। ठीक है, कैरियोटिक सेल, इसमें कैरियोटिक का क्या मतलब है, देखो इसके अंदर जो सेल होता है, जैसे ये सेल है, मैं आपका इसमें एक सेल ड्रॉ कर देती हूँ, जैसे एक सेल है, ठीक, इसके अंदर क्या होता है, जो न्यूक्लियस है, जो सेल के अंदर एक ये होता है, इसको हटाओ, ये है आपकी एक सेल, ये है आपकी एक सेल, सेल के अंदर ये क्या है आपका केंद्रक, सेल के अंदर ये क्या है आपका न्यूक्लियस, यानी कि सेल के अंदर ये क्या है आपका केंद्रक। ठीक, अब ये जो केंद्रक है, बस यही एक ऐसी चीज है जो बता देता है कि प्रोकैरियोटिक सेल में और यूकैरियोटिक सेल में क्या डिफरेंस, इसी वर्ड से आपको पता चल जाएगा। जिसके अंदर केंद्रक जो होता है, इसके अंदर जो केंद्रक होता है आपका, वो कैसा होता है, अविकसित होता है, अविकसित होता है, यानी कि बनता ही नहीं है। सेल के अंदर जो केंद्रक होता है ना, न्यूक्लियस होता है, ये आपका अनडेवलप्ड होता है, यानी कि ठीक से नहीं बनता। इसके अंदर जो आपका न्यूक्लियस होता है, ये कैसा होता है आपका, अनडेवलप्ड होता है, अनडेवलप्ड होता है। ठीक है, ये कैसा होता है आपका, अनडेवलप्ड होता है, ये बनता ही नहीं है, पहले बनता है और बनता भी ना के बराबर है। ना के बराबर का क्या मतलब है, मैं आपको बताती हूँ। मैंने यहाँ पर सेल बनाया और सेल के अंदर न्यूक्लियस बनाया। नॉर्मली जो सभी सेल में, प्लांट सेल, एनिमल सेल में क्या होता है, ये पूरी सेल है, अंदर इसके क्या है, न्यूक्लियस है, और अंदर जो न्यूक्लियस होता है उसकी एक बाउंड्री बनी हुई होती है, अंदर जो न्यूक्लियस होता है ना, ये इसकी बाउंड्री बनी हुई होती है। ठीक है, इसका एक बॉर्डर बना हुआ होता है, जैसे इस वाले सेल का बाहर ये है, ऐसे ही अंदर न्यूक्लियस का बना हुआ होता है। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर ये जो सेल है ना, इसके अंदर जो सेल है, इसके अंदर न्यूक्लियस का जो बॉर्डर है, बॉर्डर लाइन है, वो बनी हुई नहीं होती है। ऐसे ही जो न्यूक्लियस के अंदर एक लिक्विड होता है ना, न्यूक्लिक एसिड करके बोलते हैं उसको, वो इसके अंदर ऐसे ही फैला हुआ होता है, वो बाउंड्री के अंदर नहीं होता। इसीलिए बोला जाता है इसके अंदर जो केंद्रक होता है वो अविकसित होता है, केंद्रक बना हुआ नहीं होता है। ठीक है, प्रॉपर ढंग से केंद्रक बना हुआ नहीं होता है, अविकसित होता है, इसीलिए इसको प्रोकैरियोटिक सेल बोला जाता है। यूकैरियोटिक के अंदर जो क्या होता है, प्रॉपर सेल है, ये यूकैरियोटिक का एग्जाम्पल है। क्या है, इसके अंदर जो केंद्रक होता है वो प्रॉपरली विकसित होता है, प्रॉपर तरीके से विकसित होता है, यानी कि जो न्यूक्लियस है वो कैसा होता है, डेवलप्ड होता है, जो केंद्रक है वो कैसा होता है, डेवलप होता है। ठीक है, पूरी तरीके से बना हुआ होता है, जैसे सेल है, सेल के अंदर ये केंद्रक है, ये पूरी तरह बना हुआ है। इसके अंदर जो केंद्रक है वो बना हुआ है ही नहीं। ठीक है, वो केंद्रक बना हुआ है ही नहीं। और कुछ कुछ चीजें हैं, देखो अब जब हम सेल के प्रोडक्ट्स पढ़ेंगे ना, जैसे कि राइबोसोम्स हो गया, लाइसोसोम हो गया, ये सभी सेल के प्रोडक्ट्स हैं, है ना, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, और भी बहुत सारी चीजें हैं। तो कुछ प्रोकैरियोटिक में नहीं पाई जाती और कुछ हैं जो यूकैरियोटिक में, यूकैरियोटिक में तो सारी पाई जाती हैं, कुछ चीज ऐसी चीजें हैं जो प्रोकैरियोटिक के अंदर नहीं पाई जाती, है ना। एक चीज और आपको याद रखनी है, एक चीज और आपको याद रखनी इसका जो सेल होता है प्रोकैरियोटिक का, जो ये वाला जो सेल होता है ना, प्रोकैरियोटिक का ये वाला जो हिस्सा है, ये किस चीज का बना हुआ होता है, ये आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। ये किस चीज का बना हुआ होता है, ये आपसे पूछा जा सकता है। तो ये किस चीज का बना हुआ होता है, ये होता है आपका, लिखने का स्पेस में यही लिख देती हूँ एरो डालकर, ये वाला जो हिस्सा है, व्हाइट वाला हिस्सा, ये किस चीज का बना हुआ होता है, ये वाला जो हिस्सा है, ये किस चीज का बना हुआ होता है, प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर। तो ये चीज आप ध्यान रखना, ये बनाता है पेप्टिडो, ये बना हुआ होता है आपका पेप्टिडो ग्लाइकेन, पेप्टिडो ग्लाइकेन, पेप्टिडो ग्लाइकेन। पेप्टिडो ग्लाइकेन, ये बना हुआ होता है आपका पेप्टिडो
ग्लाइकेन से। ठीक है, ये बना हुआ होता है आपका पेप्टिडोग्लाइकेन से। ठीक है, तो इसके अंदर ऐसे बहुत सारे सेल, अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको क्या बताया था, अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था यूनिसेल्यूलर और मल्टी सेल्यूलर के अंदर। तो याद रखना प्रोकैरियोटिक के अंदर जो सेल आती है ना वो कौन सी आती है, यूनिसेल्यूलर आती है। यूनिसेल्यूलर प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर, यूनिसेल्यूलर के जो एग्जाम्पल हैं वो सारे प्रोकैरियोटिक के एग्जाम्पल होते हैं। इनके अंदर कैसे ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं जो एक कोशिका से बने। प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर वो ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं जो एक कोशिका से मिलकर बने, जो यूनिसेल्यूलर होते हैं। यूकैरियोटिक के अंदर, यूकैरियोटिक सेल के अंदर सारे मल्टी सेल्यूलर, यानी कि मल्टी सेल्यूलर जो ऑर्गेनिजम्स के एग्जाम्पल थे वो सारे यूकैरियोटिक सेल के अंदर आएंगे, जैसे प्लांट सेल हो गया और एनिमल सेल हो गया, क्योंकि इसके अंदर जो केंद्रक है, जो न्यूक्लियस है, वो पूरी तरीके से बना हुआ है। ठीक है, पूरी तरीके से जो केंद्रक होता है वो पूरा बना हुआ होता है। यही एक डिफरेंस है प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर और यूकैरियोटिक सेल के अंदर, और कोई डिफरेंस नहीं है। यूनिसेल्यूलर वाले एग्जाम्पल प्रोकैरियोटिक के अंदर आते हैं, यूकैरियोटिक वाले में जो एनिमल सेल हैं, प्लांट सेल हैं, वो सारे यूकैरियोटिक सेल के अंदर आते हैं। ठीक है, जैसे हाँ, ये है आपका मल्टी सेल्यूलर सेल, ये है आपका मल्टी सेल्यूलर। देखो ये ह्यूमन है, ये ह्यूमन की एक सेल है, एक सेल से मिलकर टिश्यू बना, ये एक सेल है, एक सेल से मिलकर टिश्यू बन गए। ठीक, टिश्यू से मिलकर एक ऑर्गन बन गया और ऑर्गन से एक बॉडी बन गई, ऑर्गन से एक बॉडी बन गई। ठीक है, प्लांट सेल के अंदर भी क्या है, ये एक सेल है, ये टिश्यू है, ये ऑर्गन है, और कौन सा ऑर्गन है, रूट्स है, रूट से है ना, और भी ऑर्गन्स मिलकर क्या बना दिए, पूरे पेड़ बना दिए। ये क्या है, मल्टी सेल्यूलर। ये तो एक ऑर्गन है, यानी कि ये तो हार्ट के बारे में है ना। ऐसे ही लंग्स की अलग सेल होंगी, वो मिलकर टिश्यू बना देंगी, फिर लंग्स, लंग से ह्यूमन बॉडी के अंदर आ जाएगा। ठीक है, तो ये कैसा एग्जाम्पल है, मल्टी सेल्यूलर का एग्जाम्पल है। ठीक है, और यही दोनों किस चीज के भी एग्जाम्पल हैं, यूकैरियोटिक, यूकैरियोटिक सेल के भी यही एग्जाम्पल है, यूकैरियोटिक सेल के भी यही दोनों एग्जाम्पल है। ठीक है, अब देखो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल। ये दिख रहा है आपका प्रोकैरियोटिक सेल है, हमें कुछ नहीं करना, हमें सिर्फ क्या देखना है इसमें, हमें इसमें ये देखना है यूकैरियोटिक सेल के अंदर ये एक ही सेल का बना हुआ है ना, ये क्या है, एक ही सेल का बना हुआ है, और इसके अंदर ये वाला जो हिस्सा आपको दिख रहा है, ये वाला जो हिस्सा आपको दिख रहा है, ये ऐसे जाल सा बिखरा हुआ है ना, यही क्या है, न्यूक्लियोइड है। ये क्या है, न्यूक्लियोइड, यही क्या है, न्यूक्लियोइड, जो केंद्रक में पाया जाता है। अब दिख रहा है आपको ऐसे बिखरा हुआ है, इसका कोई बॉर्डर नहीं है, बॉर्डर का मतलब है इसकी कोई फिक्स चीज नहीं है कि इसके अंदर रहेगा, नहीं, ये पूरा इसके अंदर फैला हुआ है। ये जो एक सेल है ना, ये एक यूनिसेल्यूलर सेल है। ये कैसी सेल्यूलर है, ये दोनों, ये जो है ये एक यूनिसेल्यूलर, क्योंकि देखो एक ही कोशिका से बनी है, ये दिख रहा है एक ही कोशिका से बनी हुई है ना, और इसी के अंदर बिखरा हुआ है क्या, न्यूक्लियोइड। अगर इसके अंदर केंद्रक बना हुआ होता तो पहले केंद्रक क्या बॉर्डर होता, वॉल होती उसकी, या मेम्ब्रेन होती है ना, और उसके अंदर ये न्यूक्लियोइड होता, जैसा किसके अंदर है, यूकैरियोटिक सेल के अंदर, जैसा किसके अंदर है, यूकैरियोटिक सेल के अंदर है। देखो इसके अंदर जो केंद्रक है वो ये रहा, एक सेकेंड, इसके अंदर जो केंद्रक है वो ये रहा। ठीक है, इसके अंदर जो केंद्रक है वो ये रहा, इसके अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस है, ये पूरा क्या है, ये पूरा क्या है, न्यूक्लियस ये पूरा क्या है, न्यूक्लियस है ना, और इसके अंदर केंद्रक के अंदर भी एक पॉइंट होता है जिसको बोलते हैं न्यूक्लियस। ठीक है, और इसके अंदर जो लिक्विड होता है, न्यूक्लिक एसिड होता है, वो जो भी केंद्रक के अंदर होगा वो इसके अंदर होगा, वैसे बिखरा हुआ नहीं है इसके अंदर, वैसे बिखरा हुआ नहीं है इसके अंदर, है ना। इसके अंदर सेल के और भी कंपोनेंट्स हैं, इसके अंदर भी हैं, है ना, इसके अंदर कम होते हैं और इसके अंदर पूरे जितने भी पाए जाते हैं वो सब इसी के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, बहुत सारे सेल के प्रोडक्ट्स होते हैं जो इसके अंदर पाए जाते हैं, कुछ हैं जो इसके अंदर नहीं पाए जाते, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया जो प्रोकैरियोटिक के अंदर नहीं पाया जाता। ठीक है, तो याद रखिएगा
कि प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर, याद रखिएगा कि प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर, अरे भाई याद रखिएगा, प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर क्या नहीं होता, न्यूक्लियस नहीं होता। इसके अंदर न्यूक्लियस नहीं है, ये सिर्फ ऐसे ही फैला हुआ है, ये सिर्फ ऐसे ही फैला हुआ है। ठीक है, ये सिर्फ ऐसे ही फैला हुआ है। दिख रहा होगा, मैं बार बार आपको बता रही हूँ पॉइंट आउट करके कि ये जो इसके अंदर लिक्विड सा भरा हुआ है, ये किसी थैली के अंदर या किसी मेम्ब्रेन के अंदर नहीं है, जो ऐसे ही फैला हुआ है। इसी को बोला जाता है प्रोकैरियोटिक सेल। और यूकैरियोटिक सेल के अंदर आप देख रहे हो कि जो न्यूक्लियस है वो प्रॉपर सेंटर के अंदर है, उसकी एक मेम्ब्रेन है, उसी के अंदर उसका लिक्विड फिल है, और उसके बाद बाहर की तरफ सारे उसके प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो ये है आपका प्रोकैरियोटिक सेल और ये है आपका यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर यूनिसेल्युलर सेल वाले ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं, यूकैरियोटिक के अंदर जो मल्टी सेल्युलर होते हैं वो पाए जाते हैं। क्लियर है? देखो मैं आपको दिखाती हूँ, जैसे प्लांट सेल है, जैसे ये क्या है, एक प्लांट सेल है। ठीक है, इसके अंदर कितनी सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें। अब आपको दिखाई दे रहा है ये न्यूक्लियस है, आपको दिखाई दे रहा होगा ये न्यूक्लियस है, ये क्या है, न्यूक्लियस है। ठीक, और भी बहुत सारी चीजें इसके अंदर पाई जाती हैं, ये न्यूक्लियस है। ऐसे ही आपकी एनिमल सेल होती है, ऐसे ही होती है आपकी एनिमल सेल। एनिमल सेल के अंदर क्या है, न्यूक्लियस, ये रहा न्यूक्लियस। एनिमल सेल के अंदर न्यूक्लियस कहाँ है, ये रहा न्यूक्लियस। ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें हैं, वो हम पढ़ेंगे अभी। पहले हम लोग प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल यहाँ तक चलते। ठीक है, अब हम चलते हैं और थोड़ा सा आगे, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल के पास। ठीक है, अब देखिए ये एक रफली डायग्राम है सेल का, ये एक रफली डायग्राम है सेल का। एक और मैं डायग्राम बना देती कि दो मैंने डायग्राम बनाए हैं, है ना, कुछ कुछ देखने में सेम भी हैं और थोड़ा सा डिफरेंट भी है। दोनों में क्या डिफरेंट है और दोनों में क्या सेम है की बात करते हैं। देखो ये वाला जो डायग्राम है ये है आपका प्लांट सेल, ये है आपका प्लांट सेल, और ये वाला जो है ये है आपका एनिमल सेल, ये है आपका एनिमल सेल। दोनों डायग्राम बनाने के पीछे क्या पर्पस है, एक डिफरेंट है दोनों में, कुछ सेल्स इसमें एक्स्ट्रा होती हैं क्योंकि प्लांट है ना, तो प्लास्टिड सेल इसमें एक्स्ट्रा होती है, बाकी सारा सेम होता है। एक चीज और है जो इसमें एक्स्ट्रा है, आप बॉर्डर्स देख रहे होंगे, इसके अंदर सिंगल बॉर्डर है और इसके अंदर डबल बॉर्डर है ना, डबल बॉर्डर है और इसके अंदर सिंगल बॉर्डर है। अब ये जो बाहर वाला बॉर्डर है इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है सेल वॉल, इसको बोला जाता है सेल वॉल, हिंदी में इसको बोला जाता है कोशिका भित्ति। हिंदी में इसको बोला जाता है कोशिका भित्ति। ये क्या है, ये प्लांट का सबसे बाहर वाली जो एंट्री है वो इसी से ही होती है। बाहर वाली एंट्री यानी कि जब बाहर से अंदर की तरफ देखेंगे तो सबसे पहले यही वाली लाइन पड़ी, इसी को बोला जाता है सेल वॉल, इसी को बोला जाता है सेल वॉल। तो ये क्या है प्लांट की, ये है आपका प्लांट का आउटर लेयर, ये है प्लांट का आउटर लेयर। आउटर का मतलब जो सबसे बाहरी लेयर है इसकी, है ना, बाहरी परत, हिंदी में इसको बोलेंगे बाहरी परत।
हिंदी में इसको बोला जाएगा बाहरी परत। ठीक, अब एनिमल्स की जो सबसे बाहरी परत है, ये जो आउटर लेयर है ना, बाहर वाली, ये क्या है? देखो प्लांट की तो है सेल वॉल, प्लांट की तो है सेल वॉल, लेकिन जो एनिमल्स की है, एनिमल्स की जो आउटर लेयर है, इसको बोला जाता है सेल मेम्ब्रेन, यानी कि कोशिका झिल्ली, यानी कि कोशिका झिल्ली, इसको बोला जाता है कोशिका झिल्ली। ठीक है, ये क्या है? ये एनिमल की आउटर लेयर है, ये है एनिमल की आउटर लेयर, ये है एनिमल की आउटर लेयर। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, प्लांट की आउटर लेयर क्या है? सेल वॉल, और एनिमल की आउटर लेयर क्या है? सेल मेम्ब्रेन। एनिमल की आउटर लेयर क्या है? सेल मेम्ब्रेन। एनिमल की एक ही लेयर होती है, सिंगल लेयर सेल होती है एनिमल की, प्लांट की डबल लेयर होती है, डबल, एक आउटर और एक इनर। ठीक है, अब प्लांट की जो अंदर वाली सेल है, इसको बोला जाता है इनर लेयर, यानी कि अंदर वाली आंतरिक परत, इसको बोला जाता है आंतरिक परत। आंतरिक परत क्या है? अब देखो, जैसे दो ही लेयर होती है, सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन, इसके अंदर एक ही है तो इसको सेल मेम्ब्रेन बोल दिया, कोशिका झिल्ली। इसमें दो है तो बाहर वाली को सेल वॉल बोला और अंदर वाली को सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं, और अंदर वाली को सेल मेम्ब्रेन बोला जाता है। अंदर वाली को सेल मेम्ब्रेन बोला जाता है। ठीक है, यानी कि कोशिका झिल्ली बोला जाता है। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, लेकिन ध्यान रखना कि इनर लेयर ऑफ प्लांट सेल, इनर लेयर ऑफ प्लांट सेल क्या हो गया? सेल मेम्ब्रेन। आउटर लेयर ऑफ एनिमल सेल क्या हो गया? सेल मेम्ब्रेन। आउटर लेयर ऑफ प्लांट सेल क्या हो गया? कोशिका सेल वॉल, यानी कि कोशिका भित्ति। ठीक है, सेल वॉल जो होता है वो प्लांट सेल में ही होता है, एनिमल सेल में नहीं पाया जाता। एनिमल सेल के अंदर सिर्फ एक ही शीट पाई जाती है जिसको बुलाता है सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, कोशिका झिल्ली। लेकिन जो प्लांट सेल होता है उसमें दोनों होता है, दो होती है, तो एक आउटर हो गया और एक इनर हो गया। आउटर वाली को सेल वॉल और इनर वाली को सेल मेम्ब्रेन। एनिमल्स के अंदर एक ही होती है, उसको आउटर बोलो या इनर बोलो, आउटर ही हो गई ऑब्वियसली, इनर तो हुई नहीं, है ना, तो वो क्या हो गया? सेल मेम्ब्रेन। वो क्या हो गया? सेल मेम्ब्रेन। तो अब हम पढ़ते हैं सेल वॉल के बारे में। पहले हम लोग पढ़ेंगे प्लांट की सेल वॉल के बारे में, क्या होता है सेल वॉल या किससे बनी होती है, बस आपको ये पता होना चाहिए। ये जो सेल वॉल होती है ये किसकी बनी हुई होती है? ये होती है आपकी सेल्यूलोज की बनी हुई। ये किस चीज की बनी हुई होती है? तो याद रखना, ये बनी हुई होती है सेल्यूलोज की, ये बनी हुई होती है सेल्यूलोज की। सेल्यूलोज को सेल्यूलोज ही बोला जाता है, ये बनी होती है सेल्यूलोज की। ठीक है, ये पूछा जाता है क्वेश्चन कि जो प्लांट सेल होती है ये किस चीज की बनी हुई होती है? प्लांट सेल, बाहर वाली आउटर सेल वॉल जो होती है, ये किस चीज की बनी हुई होती है? तो ये बनी होती है आपके सेल्यूलोज की बनी हुई होती है। ठीक है, कुछ, अब देखो बताती हूँ मैं। अब कुछ प्लांट सेल है जैसे फंगस हो गया या फंगी हो गया, है ना, फंगी के अंदर ये काइटिन, फंगी के अंदर एक काइटिन होती है, उसकी सेल्यूलोज बनी हुई होती है। ये जो सेल्यूलोज होती है किस चीज की बनी होती है? काइटिन की बनी हुई होती है। ठीक है, सेल वॉल सेल्यूलोज की बनी होती है, सेल्यूलोज भी अलग अलग होते हैं। तो जो फंगी के अंदर होता है वो होता है काइटिन का, CHITIN, काइटिन। फंगी के अंदर काइटिन की बनी हुई होती है। ठीक है, और भी प्लांट्स होते हैं जिसके अंदर कुछ थोड़ी बहुत अलग अलग होती है, आपको इतना याद नहीं रखना है क्योंकि एग्जाम में इतना नहीं पूछेगा। फंगी की पूछ सकता है, काइटिन वो मैंने आपको लिखवा दी है। ठीक है, सेल्यूलोज किस चीज की बनी हुई होती है? तो याद रखना, सेल वॉल बनी होती है सेल्यूलोज की। अब ये करता क्या है? सेल्यूलोज करता क्या है? तो ये जो सेल वॉल होता है ये क्या करता है? ये प्लांट को हार्डनेस देता है, हार्डनेस और स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ और हार्डनेस, ये दोनों चीजें कौन देता है? ये सेल वॉल देता है। प्लांट को
स्ट्रेंथ रखने का काम या हार्ड रखने का काम, ये दोनों चीजें कौन करता है? तो याद रखना, सेल्यूलोज या सेल वॉल करता है। बहुत हार्ड होता है प्लांट के अंदर, है ना, हार्डेस्ट पार्ट होता है प्लांट का सेल वॉल, यानी कि सेल का सबसे हार्डेस्ट पार्ट होता है वो होता है सेल वॉल। क्या करता है ये? प्लांट को स्ट्रेंथ और हार्डनेस देता है। प्लांट को क्या करता है? हार्डनेस और स्ट्रेंथ देता है। क्लियर है? अब चलते हैं फिर से थोड़ा सा आगे।